हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर सॉल्यूशंस। लिखिए, चैप्टर नेम इज सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस होता क्या है और हमें किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो सॉल्यूशन का टर्म है वो रिलेटेड टू ट्रू सॉल्यूशन है। आप कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है सर? तो ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उसका सॉल्यूट जो होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व करे। अब ये सारे टर्म्स आपको पहले से 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम करूंगा कि आपको मैं शुरू से बताऊं। तो एक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं? एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में हो इन जनरल। सॉल्यूट वो होता है जो इन जनरल लेस क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो इन जनरल। अब दोनों जब मिल जाएंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब क्या बनेगा? तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशंस हमें किस टाइप के पढ़ने हैं? ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए सॉल्वेंट में। घर पे हम शरबत बनाते हैं चीनी और पानी का। जब हम चीनी 1 चम्मच 2 चम्मच डालते हैं और पानी में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, चीनी का कोई भी पार्टिकल्स बचा हुआ नहीं रहता कि जो डिसॉल्व ना हो, अनडिसॉल्व फॉर्म में कुछ भी नहीं रहता। तो जब सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए तो उनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। और उसका ट्रू सॉल्यूशन का मैंने क्या बोला आपको कि सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में मैं अपने आपको बताया कि हमें कौन से सॉल्यूशंस किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें जनरली सॉल्यूट छोटे वाले होते हैं और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनते हैं। हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूट जहां कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए, कुछ भी अनडिसॉल्व पार्ट उसका नहीं बचे। तो आइए हम पहले एक और डेफिनेशन लिख लें रिगार्डिंग सॉल्यूशन। तो टॉपिक दीजिए सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स का। लिखिए, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर एक फिर नई प्रॉब्लम आ गई कि होमोजीनियस क्या है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिस मिक्सचर में उसके कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से एक कोक खरीदा। कोक के बोतल में आप ऊपर से 1 स्पून पीजिए या नीचे से 1 सिप लीजिए, आपको दोनों जगह उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वही कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं छोटी सी एक स्मॉल बुलेट, व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। तो ए मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ए मिक्सचर इन विच composition and properties, a mixture in which composition and properties क्या होगी of compound is uniform, of compound is uniform। कहां? यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कहने का मतलब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है कि कोक का बॉटल लिया था हमने, कहीं से फर्स्ट सिप पिए या लास्ट सिप, टेस्ट सेम रहेगा, वही है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो पूरे मिक्सचर को हम कहीं से भी टेस्ट करेंगे, उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो हमने क्या क्या समझा? देखिए, हमने पहले समझा कि सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं।
इन जनरल कौन सॉल्यूट लेस होते हैं, इन जनरल सॉल्वेंट मोर होते हैं, दोनों मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन हमें कौन सा पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे सॉल्यूट क्या होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, कुछ भी अनडिजॉल्व नहीं बचता है। अब कह रहे हैं कि जब सॉल्यूशन का हमने डेफिनेशन पढ़ा तो एक नया वर्ड आ गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या था, तो मैंने आपको समझाया एग्जांपल लेके कोक का कि मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म हो। अब हमें कौन कौन से सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं, तो हमारे सिलेबस में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। लिख लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो नाम से ही पता होगा आपको, बाइनरी मतलब टू। बाइनरी पढ़ते हैं हम लोग जब डिजिटल 0 1 2, तो बाइनरी में मैक्सिमम कंपोनेंट कितने होंगे, 2। तो क्या होगा बाइनरी, ओनली 2 कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा एक कंपोनेंट ए है तो दूसरा सिर्फ बी प्रेजेंट होगा। तो अगर मुझे टोटल पता रहेगा और एक कंपोनेंट पता हो जाएगा तो टोटल में से सब्सट्रैक्ट करके हम फर्स्ट कंपोनेंट भी पता कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच श्योर दैट there are two or only two components. So if we know the total value and if you know the partial value of any one, not partial value, if we know the value of any one component, we can get the another component by subtracting it from the total one. So यहाँ तक आई थिंक आप सब लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक 2.1 पे, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जानने के लिए हम एक टेबल देखेंगे, इस टेबुलर फॉर्म में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या, सॉल्यूशन में मैंने आपको दो कंपोनेंट पढ़ा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक मैंने आपको सॉल्यूट पढ़ा, एक सॉल्वेंट पढ़ा, और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, उसका एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट मैंने आपको बोला था कि स्मॉल क्वांटिटी में होती है, सॉल्वेंट हमारे उससे ज्यादा मोर क्वांटिटी में होती है। तो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, पहले सॉल्वेंट फिक्स कर देते हैं। देखिए कैसे, पहले सॉल्वेंट हम ले लेंगे गैसियस सॉल्वेंट, गैस गैस गैस। अब सॉल्यूट बदल सकता है, सॉल्यूट एक बार गैस भी हो सकता है, एक बार लिक्विड भी हो सकता है, और एक बार सॉलिड भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया हमने, सॉल्वेंट लिया हमेशा गैस, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कौन सा रहे, अगर हमने सॉल्वेंट गैस लिया है तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा, गैसीय सॉल्यूशन होगा। तो ये तीनों क्या होंगे हमारे, गैसीय सॉल्यूशन होंगे। क्यों, सॉरी, क्योंकि हमने सॉल्वेंट क्या लिया, हमारा गैस गैस गैस, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज कॉल्ड गैसीय सॉल्यूशन। क्लियर है। अब एक वन बाय वन तीनों का एग्जांपल देखेंगे, फिर सॉल्वेंट ले लेंगे हम क्या, लिक्विड, फिर सॉल्वेंट ले लेंगे सॉलिड, ऐसे ऐसे करके हम देखते जाएंगे। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप गेस कीजिए, गैस में गैस डिसॉल्व का एग्जांपल आपने कहां देखा है, हमारे एयर, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंसीडर कर लीजिए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस है और हमारा नाइट्रोजन भी गैसियस है, तो गैसेज इन गैस। अब लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बताइए, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस में डाल दीजिए, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। तो जब क्लोरोफॉर्म को हमने नाइट्रोजन में डाल दिया तो हमारा क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस क्या हो गया हमारा, एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस, कपूर, कैम्फॉर, कैम्फॉर डिजॉल्व इन, कहां पे डाल दीजिए उसको, नाइट्रोजन गैस में डाल दीजिए।
कैम्फर डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है। तो गैसियस सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया, क्योंकि सारा सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, गैस। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज गैसियस। तो अब मूव करेंगे हम लिक्विड पे। तो सारा सॉल्वेंट क्या ले लेंगे हम, लिक्विड। अब फिर से यहां पे सेम चीजें रहेगी, लिक्विड सॉलिड गैस, राइट। लिक्विड सॉलिड गैस, वही कंपोजिशन है हमारा लिक्विड सॉलिड एंड गैस का। कब, या अगर आप चाहिए तो सेम ऑर्डर में ले लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, गैस लिक्विड सॉलिड, राइट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। गैस लिक्विड सॉलिड, तो यहां गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, सेम ऑर्डर में रहेगा तो आपको एग्जाम के समय थोड़ा ज्यादा हेल्प होगा। गैस लिक्विड सॉलिड, देखिए सेम ऑर्डर। थोड़ा आपके कंफर्ट के लिए मैंने अपना ऑर्डर बदल दिया। अब जब देखिए कि जब यहाँ सारे चीज लिक्विड है, सॉल्वेंट सारे लिक्विड है, तो हमारा सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, सॉल्यूशन का टाइप लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। अब एग्जांपल देखिए, गैस इन लिक्विड। आप सोचिए गैस इन लिक्विड क्या होगा, मछलियां सांस लेती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। पानी हमारा लिक्विड है, उसमें जो डिजोल्व हुआ है ऑक्सीजन वो गैस है। अब दूसरा, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल एथेनॉल इन वाटर। या अल्कोहल इन वाटर भी आप कह सकते हैं। अल्कोहल क्या होता है, वाइन, लिक्विड फॉर्म, और पानी में वाइन मिलाते हैं तो वो भी लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड, अभी गर्मी के दिन में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड। पानी में हम ग्लूकोज मिलाते हैं, ग्लूकोज क्या है, सॉलिड है, और मिलाते क्या है, पानी में, लिक्विड, तो ग्लूकोज इन लिक्विड या ग्लूकोज इन वाटर। ये हो गए 3। अब फिर से 3 बनेंगे। एक बॉक्स हमारा कम पड़ रहा है, अगर हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो तो मैं वीडियो एडिट करने के समय इस टेबल को आपको डाल दूंगा। ठीक है। अब आप इजिली गेस कर सकते हैं कि जब हमने गैसियस फेज पढ़ लिया, गैसियस सॉल्वेंट लेके लिक्विड पढ़ के, तो अब बचेगा क्या, सॉलिड। तीनों सॉलिड है, नहीं दिखे तो मैं एनिमेटेड वर्जन डाल दूंगा साथ में। तीनों सॉलिड, ऑर्डर वही रखते हैं, कौन सा, गैस लिक्विड एंड सॉलिड, सेम ऑर्डर। अब सिंस यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट तीनों क्या है, देखिए सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात की जाए, गैस इन, फर्स्ट वन गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम, PD, प्लेटिनम, सॉरी प्लेडियम, PALLADIUM। अब अगला, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का अच्छा एग्जांपल क्या लेंगे आप, एमाल्गम ऑफ मरकरी विद सोडियम। एमाल्गम ऑफ मरकरी, मर्क्यूरी विद सोडियम। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन सॉलिड। अब बच गया सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड में कोई भी 2 मेटल मिला दीजिए, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। और सॉल्यूशन हमें पता है कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये तीनों का एग्जांपल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको इजीली बता दिया था कैसे कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल सांस लेते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है। तो अगर ये टेबल आपको नीचे से नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको
वीडियो एडिटिंग करने के समय टेबल डाल दूंगा खुद से, तो इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारा 2.1 ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए तो अपने नए टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज 2.2 एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस। अब आप कहेंगे कि हाउ टू डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं आपको बताऊंगा, और ये भी मैं बताऊंगा जब मैं आपको सारा टाइप्स पढ़ा दूंगा तो उनमें कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज के कंसेंट्रेशन को कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आपके मन में जरूर आया होगा टर्म कंसेंट्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग यूज करेंगे कॉन्क। तो हाउ टू डिस्क्राइब द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझिए, हाउ टू डिस्क्राइब the concentration of solution, how to describe the concentration of solution। अब किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए दो तरह के रास्ते होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा, किसी ने एग्जाम दिया, दो बच्चों ने, हमने बोला इन पहले वाले की मार्क्स अच्छी आई या दूसरे वाले की बुरी, इसलिए हमने बता तो दिया कि कौन अच्छा कौन बुरा, पर यह पता नहीं चला कौन कितना अच्छा और कौन कितना बुरा। कितना एग्जैक्ट अमाउंट, एक वैल्यू चाहिए, तो आपको क्वांटिटेटिव में जाना होगा। तो पहले लिख लीजिए, दो टाइप से इसको करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में दो ही रास्ते हैं, मैंने जैसा अभी आपको एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट के एग्जामिनेशन का, चाहे अच्छा या बुरा। तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर डाइल्यूट आइदर कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों टर्म आपका सुना होगा, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा जल्दी में शॉर्ट में बता दूं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूट हो, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल ध्यान देगा, किसके लिए नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। और दूसरे में क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ये सारे हमारे क्वालिटेटिव हैं, जिससे हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरल्स नहीं मिलेंगे, जिससे हमें पता नहीं चलेगा कौन कितना अच्छा कौन कितना बुरा, बस एक पता चल जाएगा कि दिस वन इज बेटर दिस इज नॉट बेटर, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए हमें कहां जाना होगा, क्वांटिटेटिव मेथड में। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर बहुत सारे आते हैं, वो मैं आपको अभी वन बाय वन सब पढ़ाऊंगा, पहले अभी बस ऐसे बता दे रहा हूं। मास परसेंटेज फर्स्ट वन, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मैं सारा बताऊंगा आपको एक एक करके आज। द नेक्स्ट वन मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे हैं, मैं सारे आपको वन बाय वन पढ़ाते जाऊंगा। ये तो आपको इन जनरल आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सारा मैं आज आपको डिस्कस करूंगा कि क्वांटिटी वैल्यू कैसे लिया जाए कॉन्सेंट्रेशन के लिए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारा कौन सा है, मोलारिटी, मैं सारा आपको डिस्कस करूंगा, सबकी थ्योरी अच्छे से समझाऊंगा और सब पे एक न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाए। तो इसको आप रब कर लीजिए और हम चलेंगे अपना वन बाय वन पढ़ते चलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है या सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को कैसे बताया जाता है। चलिए तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड पे। पहला मेथड क्या रहेगा, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। कोई लोग इसे परसेंटेज बाय मास को मास परसेंटेज भी कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द स्मॉल w, व्हाट इज द कैपिटल W, मैं सब आपको बताऊंगा। पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में। क्लियर, अब समझिए, अब आपको शायद पता चल गया होगा। देखिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था सॉल्यूट क्या रहता है, कम अमाउंट में, इसलिए स्मॉल w सॉल्यूट के लिए और कैपिटल W सॉल्यूशन के लिए।
तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ गएंगे व्हाट इज द स्मॉल डब्ल्यू एंड व्हाट इज द कैपिटल डब्ल्यू डिपेंड ऑन देयर क्वांटिटी। तो स्मॉल डब्ल्यू में सॉल्यूट का मास रहेगा, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू बाई मास, इसका भी मास और इसका भी मास, बट here for solute and here for solution, and since we want in percentage form we will multiply with 100. So एक एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखे एक एग्जांपल 10% स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू NaCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बताइए, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? What does it indicates? इसका मतलब ये हुआ कि it indicates that 10 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम NaCl solution. 10 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम NaCl solution. That's all. फिर से देखिए, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू यानी किस परसेंटेज में डाल रहे हैं? परसेंटेज बाई मास। 10% दिया हुआ है स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू, 10 आउट ऑफ 100 10, तो 10 ग्राम क्या है हमारा? सॉल्यूट। 10 ग्राम क्या हमारा? NaCl। कहां पे प्रेजेंट है? ओवरऑल 100 ग्राम। ग्राम के टर्म में, क्यों? क्योंकि वेट है। ग्राम के टर्म में क्यों? क्योंकि वेट है। 100 ग्राम Na सॉल्यूशन। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इन सिमिलर फैशन हम और भी देखेंगे। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स पे। परसेंटेज बाई वॉल्यूम। जब हमने परसेंटेज बाई मास पढ़ा था तो हमने स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू पढ़ा। अब परसेंटेज बाई वॉल्यूम है तो स्मॉल v बाई कैपिटल V। तो आपको फिर अब क्लियर हो गया होगा, ये आप समझ लीजिएगा, स्मॉल v कैपिटल V फॉर विक्ट्री। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात हो रही है। स्मॉल, अब आपको क्लियर है कि स्मॉल किसका होगा? सॉल्यूट का। और बड़ा वाला किसका होगा? कैपिटल 1 सॉल्यूशन का। और टर्म किसकी हो रही है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लायर क्या रहेगा? 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज। तो एक क्वेश्चन लिखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखिए, 10% स्मॉल v बाई कैपिटल V HCl सॉल्यूशन। 10% स्मॉल v बाई कैपिटल V HCl सॉल्यूशन। ये क्या इंडिकेट्स करेगा बताइए? इंडिकेट्स दैट, प्रीवियस में मैंने पढ़ा था आपको, इंडिकेट्स दैट 10 ml of HCl is present in 100 ml of HCl solution. 10 ml of HCl is present in कहां? 100 ml of HCl solution. In similar fashion like previous one, बस वहां पे वॉल्यूम था, सॉरी वहां पे क्या था? मास था। यहाँ पे क्या आ गया? वॉल्यूम। बस सारे टर्म्स वही है, मास की जगह वॉल्यूम। यहाँ देखिए वॉल्यूम है, इसीलिए वहां मास में ग्राम था, यहाँ वॉल्यूम में ml आ गया। तो सेम चीज है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप पे। 2 कर लिया हमने, अब C पे चलते हैं। चलिए चलते हैं तो अपने थर्ड टाइप पे, C। ये भी हमने कर लिया था C, दैट इज परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब समझिए, परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। यहां मैंने बार रुक के बोला क्योंकि ध्यान से देखिएगा, चेंज हो रहा है। स्मॉल w कर लीजिए, आपको आराम रहेगी। परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल w बाय v। या एक बार लिख लीजिए तो आपको और अच्छा रहेगा। तो वेट का स्मॉल w और वॉल्यूम का v। स्मॉल का मतलब आपको क्लियर है, कौन सा? सॉल्यूट। w मास ऑफ सॉल्यूट। v वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन, नीचे बड़ा वाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
मल्टीप्लायर 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज। अब बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे क्योंकि थर्ड टाइप है स्मॉल w रिजेंबल सॉल्यूट्स, कैपिटल B रिजेंबल सॉल्यूशन। ऊपर वाला है W इसलिए मास, नीचे वाला V है इसलिए वॉल्यूम। W स्टैंड फॉर वेट और मास, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। एक एग्जांपल लीजिए, आई थिंक आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 10% स्मॉल w बाई V NaCl सॉल्यूशन। अब आप खुद बता पाएंगे, indicates that, बताइए, indicates that 10 ग्राम NaCl is present in 10 ग्राम NaCl कहां पे प्रेजेंट है? 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन कितना? 100 ml NaCl सॉल्यूशन। क्यों, मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। 10 ग्राम क्यों? क्योंकि ऊपर W वेट और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों? ml। क्लियर? तो चलिए हम इसको रब करते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है D, दैट इज मोल परसेंटेज। उसके लिए पहले आप एक नोट लिख लीजिए कि फॉर गैसेज परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज सेम एज परसेंटेज मोल या मोल परसेंटेज। तो पहले आप एक नोट लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज मोल परसेंटेज। फॉर ए गैसेज percentage by volume is same as मोल परसेंट। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मोल परसेंट क्या होता है सर? कि जब गैस के केस में है तो वॉल्यूम से ज्यादा मोल की प्रेफरेंस देने लगे तो व्हाट इज मोल परसेंटेज। तो लिख लीजिए अब ऊपर कौन रहेगा न्यूमरेटर में? मैंने बोला आपको सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैंने आपको क्या सिखाया है? अब परसेंटेज किसके बारे में बात हो रही है? ओवरऑल की। तो टोटल मोल्स, टोटल मोल्स किसके होते हैं? यू नो वेरी बेटर। एंड परसेंटेज के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। आफ्टर डी मोल फ्रैक्शन। इसको डेनोट कैसे करते हैं? देखिए x। अब कह रहा है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो इसको x से डिनोट करते हैं। होता क्या है? तो ऊपर फिर न्यूमरेटर में सेम थिंग जो जस्ट मैंने आपको बताया, सॉल्यूट, और नीचे ओवरऑल। लिखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सेम थिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स। परसेंटेज का फॉर्म में नहीं है इसलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब हम जानते हैं कि हमारा मिक्सचर कैसा है? बाइनरी है। किसी एक कंपोनेंट का निकालना है, ए का। अगर बाइनरी मिक्सचर है तो सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, ए एंड बी। ए का निकालना है तो ए सॉल्यूट हो गया, ए के मोल ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na ऊपर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। अब एक पता चल गया तो दूसरा निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चाहे तो 1 में से घटा ले, या xb इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज Na एंड Nb। और ये क्यों टोटल है? क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशन कैसे है? बाइनरी। सो ए एंड बी छोड़ के कोई और होगा ही नहीं। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लीजिए। इन ए गिवन सॉल्यूशन sum of all the mole fraction is unity। दो ही टोटल कंपोनेंट है, दोनों को जोड़ के टोटल सम क्या आएगा? यूनिटी, यानी 1। तो अगर एक का पता चल गया तो दूसरे को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देने से भी आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इसको रब करता हूं मैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट पे, मोलारिटी दैट इज F।
अब इस मोलारिटी को हम डिनोट कैसे करेंगे, तो कैपिटल एम से, बहुत ध्यान से देखना आपको, कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम, और इसका न्यूमरेटर क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ध्यान देने की बात क्या है कि सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी हम कहां कैसे लेंगे, लीटर में, एल है। बार बार आपको वही मिल रहा है, यहाँ पे आपको टर्म है मोलारिटी, ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी, न्यूमरेटर हमेशा सॉल्यूट का रहता है और डिनोमिनेटर सॉल्यूशन का, ऊपर मोल्स है नीचे वॉल्यूम है। कैसे, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल में और एग्जांपल या एक क्वेश्चन ऐसे करके लिख सकते हैं, उसको सोल्व करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। मोलारिटी किस सॉल्यूशन की निकालनी है, H2SO4 सॉल्यूशन। कब, इफ 49 ग्राम H2SO4 is present, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कहां पे, इन 250 ml, टू फिफ्टी ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सबसे पहला चीज क्या है, हमको निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना है। गिवन क्या क्या डेटा है देखिए, 49 ग्राम, वेट ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम, और कुछ दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 250 ml। ध्यान रहे दिया हुआ है ml में और हमारा चाहिए कहां पे, लीटर में। क्लियर है। अब एक और चीज हम यहां से निकाल सकते हैं, H2SO4 का मास। H का कितना होता है आपको पता है, 1 इंटू 2 टाइम्स H2, S का 32 एंड O का 1 O का 16 एंड 4 O का इंटू 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, 2 4 to 6 to 8 6, करेक्ट करेक्ट 98। तो 98 इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, और वेट दिया हुआ 49, दोनों में देखिए ये आ गया आपका m। अब हम प्रोसीड करेंगे कैसे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी भी चीज का मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स n, तो आपको याद रखना होगा कि वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ये काम कर देगा। इसीलिए n निकाल लीजिए, वेट कितना गिवन है 49 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है 98 ग्राम, 49 98 को डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5, 1/2 या 0.5। ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के। जब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के आ गए तो आपको फार्मूला पता है, पहला स्टेप ये रहा आपका, दूसरा स्टेप यहां लिख देता हूं, फार्मूला पता है, देखिए मोलारिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ध्यान देने वाली बात है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया है 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 250 ml, लीटर बनाने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो m कितना आएगा आपका, m इक्वल टू 2, दैट इज मोलारिटी इक्वल टू 2m। तो यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, मोलारिटी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, डिनोट कैपिटल M से करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ध्यान देने की बात है, लीटर में लेना है। गिवन डेटा था क्या हमारा, वेट दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट मैंने इस फार्मूला से निकाल दिया 48/98, नंबर ऑफ 49/98 सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट यहां से, मॉलिक्यूलर वेट यहां से 0.5, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5,
वॉल्यूम गिवन था 250, लीटर में करना था 1000 से मल्टीप्लाई, मोलारिटी 2 आ गई, दैट इज मोलारिटी इक्वल टू 2m। जब मोलारिटी लिखेंगे m तो 2, जब मोलारिटी लिखेंगे तो 2m। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और चलते हैं हम आगे अपने काम पे, नेक्स्ट टाइप पे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मोलारिटी हो गया, मोलालिटी, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, मोलालिटी को स्मॉल एम से। अब इसका डेफिनेशन क्या है स्मॉल एम का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी के केस में याद कीजिए वॉल्यूम लेते थे, यहां मास लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? वहां पे लीटर था, वॉल्यूम था, तो यहाँ पे केजी। क्लियर है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में लेना है? केजी में। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा एग्जांपल में, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन calculate the molarity of molality of glucose solution if 18 gram of glucose is if 18 gram of glucose is present in 180 gram of water। तो देखिए क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकालना है सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझिए, निकालना क्या है? मोलारिटी स्मॉल एम। गिवन क्या है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या दिया हुआ है? वेट किसका? सॉल्यूट का। कितना? 18 ग्राम। ग्लूकोज का फार्मूला अगर हमें पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कैलकुलेट कीजिए, सब लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए। सी कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है। आई थिंक 180 आना चाहिए। सब लोग देख लीजिए, 96 यहीं से आ गया, 98, 108 और 72। ठीक है, 180 ग्राम। तो इसको क्या ले लेंगे? जब वेट 18 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। तो वेट भी मिल गया, मॉलिक्यूलर भी वेट मिल गया। लास्ट टाइम पे हमने वही किया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट 18, मॉलिक्यूलर वेट 180, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.01। अब नंबर ऑफ मोल्स जब निकल गए तो हमें मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, सॉरी मोलालिटी, कंफ्यूज नहीं होना आपको भी, स्मॉल एम निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहीं से कॉपी कीजिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बट ध्यान क्या रखना है, सॉल्वेंट का मास किस चीज में रहना चाहिए? केजी में। और हमें दिया क्या है? देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ब्लैक कर देता हूं, 180 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल चुका है, 0.1 है। 0.1 यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम है। 180 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए m कितना आ जाएगा? 0.55। m नॉट n, m यहीं से कैरी हो रहा है, देखिए, इसलिए m इक्वल टू 0.55। उसी को क्या कह सकते हैं? मोलालिटी इक्वल टू 0.55 स्मॉल m। तो चलिए इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज H, ppm। व्हाट इज ppm? पार्ट्स पर मिलियन, इन शॉर्ट ppm।
तो पीपीएम होता क्या, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, number of parts of solute present in 10 to the power 6 part of solution। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यही 10 टू द पावर 6 हमारा यहाँ टर्म जा रहा है पीपीएम में मिलियन। अब आप ध्यान से देखेंगे 10 टू द पावर 6 के कंपेयर में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूट बहुत मिनिमम होगा। तो स्पेशली इस केस को हम कब पढ़ेंगे, लिख लीजिए एक पॉइंट, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, when solute is present in trace quantity। ट्रेस क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, बहुत कम अमाउंट में। जैसे हमारा वाटर टैंक है 1000 लीटर का, उसमें गलती से एक चम्मच कुछ गिर जाए, पूरा 1000 लीटर टैंक में एक चम्मच, तो क्या 1000 लीटर के रेफरेंस में एक चम्मच की कोई वहां पे कोई कंपेरिजन रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक मिलियंस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो पीपीएम का एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपको हेल्प करेगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मल्टीप्लायर क्या लगेगा मिलियंस का, 10 टू द पावर 6। अब यह एक ध्यान देने की बात है, मजे की बात, कि देखिए क्या होगा। पीपीएम का एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं, बट मल्टीप्लायर सेम रहेगा, बिकॉज पीपीएम मिलियंस की बात हो रही है। जब मैंने अभी आपको बोला था कि एक फुल वाटर टैंक 1000 लीटर में एक स्पून कुछ गिर जाए, तो वाटर टैंक की वहां 1000 जो कैपेसिटी है लीटर में, वो वहां पे क्या है, सॉल्यूशन है। स्पून से कुछ गिर जा रहा है, वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट के ऐड होने से सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ रहा है, छोटा एक चम्मच ऐड होने से क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो पहले से जो सॉल्वेंट था सॉल्यूशन ये ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, नियर अबाउट उतना ही। क्यों, क्योंकि पहले से अगर वो एक टैंक था तो ये एक टैंक प्लस 1 स्पून विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 1 टैंक के रेफरेंस में ये सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट डाला हुआ पहले से। सॉल्वेंट अगर 1 टैंक 1000 लीटर है, उसके रेफरेंस में एक स्पून हमने इसमें ऐड किया ऊपर से सॉल्यूट, तो क्या उस सॉल्यूट ने इस सॉल्वेंट के रेफरेंस में क्या सॉल्यूशन को ज्यादा बदला? नहीं बदला, सिर्फ एक स्पून बदला। तो उस केस में सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर है? एक प्रॉब्लम कीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल में एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए जिससे आपका पीपीएम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, इफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज 15 ppm बाय मास, 15 ppm by mass, then find its strength in terms of percentage by mass, mass ppm परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। अब देखिए आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। पीपीएम ध्यान में आते ही आपको मैंने क्या बोला था, 10 टू द पावर 6 से कंपेयर करना, बट पीपीएम किस टर्म में है, मास के टर्म में। तो सिंस 10 टू द पावर 6 ग्राम मास के टर्म में है, तो 10 टू द पावर 6 के साथ क्या लगेगा, ग्राम। 10 टू द पावर 6 ग्राम क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन कंटेन्स 10 टू द पावर 6 पीपीएम का मीनिंग हुआ बाई मास के कारण मैंने ग्राम लिया, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूट। तो आपको पता चल गया 10 टू द पावर 6 का, तो यूनिटरी मेथड से हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम
सॉल्यूशन कंटेन्स कितना होगा 15 ग्राम बाई 10 टू द पावर 6, 15 ग्राम बाई 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब परसेंटेज है गिवन था हमें 10 टू द पावर 6 में, यूनिटरी से हमने 1 में निकाल दिया और हमें परसेंटेज के कारण जाना कहां पे है 100। सो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, 100 के लिए क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 15 ग्राम बाई 10 टू द पावर 6 ग्राम इंटू 100। ठीक, क्या है ये सॉल्यूट है। अब जब 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब जरा ध्यान से देखें तो 15 ग्राम को हम कॉपी कर सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए 15 के ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 10 टू द पावर 2, डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -6, 15 इंटू 10 टू द पावर, ये 100 का हमने 10 का स्क्वायर लिखा था 2 और 6 नीचे पॉजिटिव में था ऊपर जाके नेगेटिव किया था, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4। क्लियर। अब अगर इसको हम एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर दे 1.5 तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। और हमने किस चीज में इसका लिया हुआ है परसेंटेज में, किस चीज का परसेंटेज में बाई मास। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 परसेंटेज बाई मास। अब यहां तक आप पढ़ लिए हैं तो एक दो छोटे छोटे नोट्स हैं वो कर लीजिए, मैं इसको पहले रब कर देता हूं। करते हैं एक और न्यूमेरिकल ऑन पीपीएम। क्वेश्चन देखिए, लीटर ऑफ सी वाटर का वेट दिया हुआ है, देखिए कितना 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट 6.10 टू द पावर -3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो मैंने आपको पीपीएम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के ऐड होने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि वो ट्रेसेस में होते हैं। तो हम मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिख लीजिए, पीपीएम का एक बार फॉर्मूला खुद से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं और सॉल्यूशन भी, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इस केस में नहीं होता है क्योंकि जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो रही है वो क्या है ट्रेस में है, ट्रेस क्वांटिटी बहुत कम, इंटू 10 टू द पावर 6। तो सब कुछ गिवन है हमें, बस इस फॉर्मूला पे डाल देना है, पीपीएम हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 1030 ग्राम, सॉल्यूट का यहाँ दिया हुआ है, सॉल्वेंट का यहाँ दिया हुआ वाटर। सॉल्वेंट का लीजिए, सॉल्यूशन का लीजिए, दोनों सेम है वाटर। ठीक है, मल्टीप्लाई किस चीज से करना है बहुत ध्यान रहे, 10 टू द पावर 6। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 10 टू द पावर 6 है या -3 है, दोनों को अगर क्लब कर दें तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1030 और प्लस 6 -3, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि 6 - 3 क्या होगा 3, तो पावर 3। 6 बाई 1030 कितना आएगा, 6 बाई 1030 आएगा 0.0058 और ये एज इट इज रह जाएगा 10 टू द पावर 3। पर अगर हमें पीपीएम से देखिएगा डाउट है तो ये हमारा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट दोनों ले सकते हैं। 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है। सिर्फ इस क्वांटिटी को हमने अलग कर लिया, क्या हो गया 6 - 3 3, ये पार्ट बच गया 6, ये पार्ट बच गया 1030। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई 0.0058 और ये हमारा मल्टीप्लायर सेम रह गया 10 टू द पावर 3। इस 10 टू द पावर 3 को वैनिश करने के लिए हम इसको 3 डिजिट इधर लेके आए, 1 2 3, तो 5.8 पे आ गया और ये वैनिश हो गया। और ये आंसर किस चीज में था हमारा पीपीएम में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.8 पीपीएम या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 5.8 ग्राम पर 10 टू द पावर 6 ग्राम, 5.8 ग्राम पर 10 टू द पावर 6 ग्राम। या और क्या कह सकते हैं 5.8 पीपीएम ऑफ सी वाटर, 5.8 पीपीएम ऑफ सी वाटर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बस आपको ध्यान देना है
कि इस 10⁻³ को हटाने के लिए यहां से हम 3 डिजिट इधर राइट मूव किए तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि -3 + 3 कैंसिल। पीपीएम हमारा ऑलरेडी बन चुका है क्योंकि हमने 10⁻6 का मल्टीप्लायर लगा दिया है। तो पीपीएम का मतलब ही होता है 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम, इधर 5.8 पीपीएम ऑफ सी वाटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको रब करते हैं और हमारे कुछ छोटे छोटे और नोट्स हैं उसको हम समझेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप उसको नोट करेंगे। तो पहला नोट लिखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला नोट लिखिए, एज इन केस ऑफ परसेंटेज, as in case of percentage, conc in ppm can also be expressed as अब क्या कहना चाह रहा है कि परसेंट जो हमारा पीपीएम का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो और क्या क्या रास्ता है और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो इन परसेंटेज के केस में हम इसको मास टू मास भी कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी कर सकते हैं, एंड मास टू वॉल्यूम भी कर सकते हैं। करने का मतलब और भी रास्ते हैं पीपीएम को परसेंटेज के फॉर्म में ले जाने का। तो चाहे मास टू मास में जाइए, आइदर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आइदर मास टू वॉल्यूम में जाइए। इन तीनों रास्तों का फायदा क्या होगा, क्यों मैंने आपको यह अभी बता दिया, यह अभी मैं आपको तुरंत क्लियर करूंगा। उससे पहले एक और नोट लिख लीजिए, इसी नोट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों मैंने यह पढ़ाया। लिखिए, अभी तक हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, बहुत सारे मेथड पढ़े कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो जो मेथड पढ़ा उन सबकी कुछ अपनी मेरिट्स है और कुछ अपनी डिमेरिट्स है। ए पार्ट ऑफ दैट, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और कुछ लोग हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो किस बेस पे क्लासिफाई होगा, तो क्लासिफाई कैसे करेंगे। वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जहां जहां आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंपोनेंट होगा, क्योंकि देखिएगा वॉल्यूम बढ़ता और घटता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बट मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जहां जहां वॉल्यूम का टर्म मिलेगा आपको, वॉल्यूम के टर्म की जगह पे आप क्या कहिएगा, सिंस वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बट जहां वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ मास है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये लोग क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो कोई आपसे पूछेगा कि पीपीएम क्या होता है, तो आप सीधा बोल देते हैं कि सर पीपीएम होता है मास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है, पीपीएम के 3 अलग अलग रास्ते हैं, इसमें आपको ढूंढना है। जहां जहां वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम डिपेंड करेगा और मास डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। ये नेक्स्ट नोट आप लिख लीजिए, ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्क has its own merits and demerits. कहने का मतलब जो भी हमारे कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं सबकी अपनी मेरिट्स है और सबकी अपनी डिमेरिट्स है। क्लियर। अब कह रहा है कि इसमें कौन कौन से हमारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो लिख लीजिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद कौन से, पीपीएम में मैंने आपको बोल दिया 3 टाइप है, अपने हिसाब से देख लेंगे। पीपीएम स्टार में लगा देता हूं, नहीं तो आप बाद में कंप्लेन करेंगे। पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, एंड मोलालिटी। ये सारे लोग क्या हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कहां पे जाना होगा, मास। तो मास के केस इंडिपेंडेंट होंगे और वॉल्यूम के केस डिपेंडेंट, क्योंकि रीजन मैं बता दूंगा। लिखिए, whereas
मोलालिटी हो गया। अब मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब ये सारे पीपीएम में वो जो मास से रिलेटेड है वो सारे इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, इंक्लूडिंग मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। बट मोलारिटी क्या है? मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है टेम्परेचर के साथ डिपेंड कर रहा है। क्यों? तो रीजन लिखना बहुत जरूरी है, मैं रेड कलर से लिख देता हूं, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन temperature, whereas volume depends on temperature but mass does not. मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास अगर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है तो मास की केस जहां जहां आएगी वो इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं इंडिपेंडेंट, और जहां जहां वॉल्यूम आएगा वो डिपेंडेंट होने लगेंगे। तो इतना जानने के बाद आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लीजिए, वो कभी कभी आपको जेईई या नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। मैं रेड कलर से नहीं ब्लू से लिख देता हूं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकलता है, कभी कभी एक छोटा सा सवाल आ जाता है। तो मास ऑफ CaCO3 रख कर दो, मास ऑफ CaCO3 बाई मास ऑफ वाटर एंड मल्टीप्लायर क्या लगेगा? हार्डनेस ऑफ वाटर भी क्या रहता है पीपीएम में, तो मल्टीप्लायर क्या लगेगा 10⁶ ppm। इस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा, आपके हार्डनेस ऑफ वाटर निकल जाएगी, एक मार्क्स आपको जेईई या नीट के एग्जाम में मिल जाएगा। सो मैं आई रिपीट, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इनटू 10⁶, जो हमारा आंसर आएगा वो पीपीएम में रहेगा। तो इसके साथ आपका फर्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको सारे कंसंट्रेशन के टर्म सिखाए, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और बहुत सारे नोट्स बताए मैंने, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमने इंग्लिश के लिए भी क्लासेस शुरू कर दी हैं, बिहार बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लॉकडाउन में आप उसका फायदा उठाइए। और होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। और जम के प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी पे टिक के नहीं रह सकते हैं। इस चैप्टर में अगर आप सिर्फ थ्योरी पे टिक के रहेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो आप भी जम के मेहनत कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।